गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 जून 2022। चूंकि संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन पे नहीं होता, तो आज हम लोग देखेंगे 26 और 27 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी से जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है परमेश्वरन अय्यर। मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, उसी की जगह पर मोदी जी के आने के बाद इसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया नीति आयोग को। चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वही होंगे इसके चेयरमैन। वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी ये भी नए बने हैं, डॉक्टर सुमन बेरी। और ये सीईओ अभी तक अमिताभ कांत थे, लेकिन ये 30 जून से हो जाएंगे परमेश्वरन अय्यर। तो ये क्लियर रखिएगा। चलिए, ये तो रहा है एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन से इसी प्रश्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे नई नियुक्तियां जो हाल फिलहाल में न्यूज में रही हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। दिनकर गुप्ता ये न्यूज में क्यों रहे हैं? इनको हाल ही में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2009 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन उसके महानिदेशक बन गए वही दिनकर गुप्ता। रणदीप गुलेरिया ये कौन है? इनको हाल ही में एम्स के AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ये भी डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। इनका कार्यकाल अगले 1 ईयर के लिए बढ़ाया गया है, तो इनको भी याद रखिएगा। नई नियुक्तियों में ये फिर से आ गया, ये आगे पूछा जा सकता है। रंजना प्रकाश देसाई ये कौन है? इनको हाल ही में PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रंजना प्रकाश देसाई को PCI अर्थात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1966 में हुआ है और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और वही बन गए अध्यक्ष बन गए रंजना प्रकाश देसाई। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें और लास्ट में इस क्लास को, इस सेशन को शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, हमें उम्मीद है इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी नेशनल MSME अवार्ड्स 2022। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मिनिस्ट्री ने, उड़ीसा का ये MSME मिनिस्ट्री जो है, इसने MSME के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार ये इसने प्राप्त किया है। और इसी में उड़ीसा के अलावा देखा जाए तो बिहार दूसरे, हरियाणा तीसरे स्थान पर हैं। MSME अर्थात इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, मुख्यालय। और MSME मिनिस्टर कौन है अभी? तो नारायण राणे हैं। चलिए, ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन से हम लोग फिर इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जैसे ये राज्यों का
तो इस तरह का प्रश्न पर आधारित ही हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ध्यान से देखिए, काफी महत्वपूर्ण डाटा यहाँ भी आपको मिलेगा। केरल क्यों न्यूज में है? इसको हाल ही में ई गवर्नेंस वितरण सेवा वितरण में अर्थात ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये है केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री इसके पिनरई विजयन है। और गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाली सूची में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है छत्तीसगढ़। इसमें हरियाणा दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत में बेरोजगारी दर कितना है? तो वो है 7.6%। अब चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर 2000 में सन 2000 में हुआ है। चलिए कमेंट में आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य को किस राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया है? जरूर कमेंट में इसको बताइए। बहुत लोग को याद होगा, कुछ लोग को याद नहीं होगा, तो वो लोग सर्च करके याद भी कर लेंगे और कमेंट में भी इसे बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन है? तो वो हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल छत्तीसगढ़ के कौन है? गवर्नर कौन है? तो वो हैं अनसुईया उइके। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ये न्यूज में क्यों है? तो भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। इससे पहले पश्चिम बंगाल था, वेस्ट बंगाल था। इसे पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश अब भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो वो है लखनऊ। और मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल यहाँ पे अभी कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। दूसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के नए निदेशक अर्थात डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है तपन कुमार देका। तपन कुमार देका को अरविंद कुमार जो थे इससे पहले, उनके जगह पर इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये 30 जून 2022 को ये अपने पद पर आएंगे, क्योंकि 30 जून 2022 तक अभी अरविंद कुमार जो हैं आईबी के निदेशक रहेंगे। आईबी के बारे में चलिए जान लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना 1987 में, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली है। और इसका मोटो क्या है आईबी का? तो जागृतम अहिर निशम अर्थात ऑलवेज अलर्ट, इसका मोटो भी पूछा जाता है। आईबी चीफ वही अभी तो अरविंद कुमार हैं, लेकिन 30 जून 2022 से तपन कुमार देका हो जाएंगे। ये सभी क्लियर रखिएगा। चलिए ऑप्शन से फिर इसी प्रश्न पर आधारित कुछ और आपको बताता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है, हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। SL थाउसेन, इनको हाल ही में SSB के नए महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। SL थाउसेन को SSB के नए महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB की स्थापना 1963 में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और डायरेक्टर जनरल वही हो गए नए SL थाउसेन। नेक्स्ट है NJ ओझा, ये कौन है? इनको हाल ही में मनरेगा, जो मनरेगा को अब MGNREGA मनरेगा ऐसे होता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग मनरेगा इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें महात्मा गांधी शुरू में जोड़ दिया गया। पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, नेशनल, अब जाना जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान से याद रखिएगा। तो इसी के मनरेगा के लोकपाल नियुक्त किया गया है किनको? NJ ओझा को, ध्यान से इसको याद रखेंगे। चलिए SS मुंद्रा, इनको हाल ही में BSE, क्या होता है BSE? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है SS मुंद्रा को। और इसका BSE के बारे में और जान लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्थापना 9 जुलाई 1875 में, ये एशिया का भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी बात याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है, वहीं पे लोकेटेड है ये। और चेयरमैन हो गए SS मुंद्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड G7 समिट 2022। हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो सही जवाब है जर्मनी।
G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जर्मनी के द्वारा की गई है और G7 शिखर सम्मेलन का ये 48वां संस्करण है, ये भी याद रखेंगे। और G7 शिखर सम्मेलन 2022 का जो अभी हो रहा है, इसमें जर्मनी के राष्ट्रपति ओलाफ स्कोल जो हैं अपने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल इनवाइट किए हैं और भारतीय प्रतिनिधित्व यही जाकर किए हैं, गए हैं, अभी जर्मनी में ही हैं अपने प्रधानमंत्री। चलिए G7 क्या होता है? G7, जी का मतलब होता है ग्रुप, 7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7, ये 7 शक्तिशाली राष्ट्रों अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है वो 7 कौन कौन से देश हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 7 शक्तिशाली राष्ट्र मिलकर बनाते हैं G7 ग्रुप ऑफ 7। और ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इसके अलावा इसमें यूरोपीय संघ EU, यूरोपियन यूनियन, एक गैर गणना सदस्य है, इसमें बनकर रहता है और इसके सदस्य दुनिया की सबसे बड़ी IMF, अन्य अर्थव्यवस्थाएं और सबसे धनी उदार लोकतंत्र है। तो G7 के बारे में भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग, क्योंकि ये प्रश्न वेन्यू से संबंधित है, होस्ट या मेजबानी इस तरह से, तो प्रश्न पर ही आधारित हम लोग, खासियत यही है टार एजुकेशन का, आपको इसी से संबंधित कुछ और हाल फिलहाल के फैक्ट्स बताएं जिससे आप कंफ्यूज ना हो और वो भी आपके काम की हो। चलिए चाइना क्यों न्यूज में है, ऑप्शन में हमने दिया है, तो देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन BRICS ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो ये चाइना के द्वारा की गई है और इसमें भी भारतीय प्रतिनिधित्व मोदी जी ने किया था। चलिए मैक्सिको की न्यूज में है। और ब्रिक्स दोस्तों, ये देखिए ब्रिक्स जो है 5 राष्ट्रों का एक संगठन है, ये नाम इसी से स्पष्ट होता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 राष्ट्रों से मिलकर का ये एक संगठन है ब्रिक्स। और अभी जैसे चाइना ने इसका मेजबानी किया है तो सीरियल ऐसे ही चलता है, जैसे C से चाइना हो गया, अब इसके बाद इसका मेजबानी जो है कौन करेगा, ये ही करेगा, साउथ अफ्रीका, इसी तरह से चलता है। फिर उसके बाद ब्राजील करेगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, इस तरह से होता है ये। तो इस बार 14वां संस्करण था ये ब्रिक्स का, इसका मेजबानी किया है चाइना ने। चलिए नेक्स्ट है मैक्सिको। ये ऑप्शन में हमने क्यों दिया है, तो आपसे पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो देखिए मैक्सिको हमने ऑप्शन में दिया है, तो केवल मैक्सिको ही नहीं, मैक्सिको के साथ इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है 2026 में जब 3 राष्ट्र मिलकर फीफा वर्ल्ड कप को मेजबानी करेंगे। तो एक तो ये हो गया मैक्सिको, प्लस आपको एक और है USA प्लस कनाडा, ये 3 राष्ट्र मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे, ये आप याद रखिएगा। चलिए जापान की न्यूज में है, तो हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड समिट, इंग्लिश में इसको समिट कहेंगे, क्वाड समिट 2022 अर्थात क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है जापान के द्वारा। और क्वाड क्या है, तो ये क्वाड से स्पष्ट है आपको, 4 चतुर्भुज जिसको कहेंगे, तो इसको चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी कहते हैं वैसे क्वाड। तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो वो है अपना प्यारा भारत और USA, एक जापान तो आपको दिख ही रहा है जापान, और एक है ऑस्ट्रेलिया, ये 4 राष्ट्र जो हैं क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो यहाँ से भी आपको जो कुछ मिला, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। चलिए आ रहे हैं क्लास, यदि पसंद आपको दोस्तों तो प्लीज अब तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए, लास्ट में इस सेशन को शेयर करके हमारी सहयोग करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या कर लिए हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली द टेनर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 1 year, व्हाट इज हिज नेम, अर्थात रॉ प्रमुख कौन है, यही प्रश्न है आपसे। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसी के निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो प्रश्न है कि उनका नाम क्या है, क्योंकि आपको ये नई नियुक्तियों में फिर से आ गया, न्यूज में आपसे पूछा जाएगा। तो रॉ प्रमुख कौन है, तो ये है सामंत गोयल, इन्हीं का कार्यकाल अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए रॉ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट में रॉ बोलते हैं, खुफिया एजेंसी है अपने देश की। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली है। इसका मोटो क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, और वही इसके प्रमुख हो गए रॉ प्रमुख, रॉ चीफ सामंत गोयल। चलिए ऑप्शन से अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे ही फिर से कुछ नई नियुक्तियां जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण है। देखिए राजीव कुमार, इनको ECI
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव कुमार को। पहले ये उसी में चुनाव आयुक्त थे, अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। देखिए ईसीआई के बारे में बात करें अर्थात भारतीय चुनाव आयोग के बारे में, तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपको मैंने बताया राजीव कुमार, और एक चुनाव आयुक्त जो है वो है अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, और एक चुनाव आयुक्त का पोस्ट अभी खाली है। तो इस कारण से अब इसको अभी देखिए आगे कौन यहाँ पे आता है। और चुनाव आयोग की स्थापना अपने भारत की जो है उसका कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर्स डे भी, मतदाता दिवस भी हम लोग मनाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे यहाँ से। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। चलिए, डॉक्टर सुमन बेरी ये न्यूज में क्यों है? इनको हाल ही में, अभी मैंने आपको एक जगह प्रश्न ऊपर बता भी दिया था, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। तो डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग के स्थान पर 2015 में मोदी जी के आने के बाद लाया गया। तो इसी के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुमन बेरी को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में होते हैं वही होते हैं अध्यक्ष नीति आयोग के, तो अभी मोदी जी हो गए। और इसके सीईओ अभी ऊपर में मैंने बताया भी आपको, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ नीति आयोग के नए बनाए गए हैं कौन? तो वर्तमान में तो अभी अब 30 तारीख तक अमिताभ कांत हैं, लेकिन अब इनके बाद 30 जून 2022 को कौन हो जाएंगे? परमेश्वरन अय्यर, ये हो जाएंगे इसके सीईओ। ये सभी याद रखेंगे। चलिए, मनोज पांडे ये कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो भारतीय सेना थल सेना अध्यक्ष अर्थात सेना प्रमुख अभी इनको नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ये इनसे पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे, जो अप्रैल में ही वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उनके बाद से अब सेना प्रमुख कौन हो गए हैं? मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। चलिए, ये जब डिफेंस लेवल की बातें हुई हैं तो मैं आपको कुछ चीजें महत्वपूर्ण बता देता हूँ। अभी सीडीएस प्रमुख कौन है? सीडीएस चीफ कौन है? अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये पोस्ट अभी दोस्तों खाली है, इस पर अभी चल रही है। हम लोग के भारत के प्रथम सीडीएस प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो वो थे, चलिए इसको आप कमेंट में बताइएगा, ऐसे मैं अभी टाइप कर ही दीजिए, मैं कुछ ही सेकंड में इसको बताता भी हूँ। तो सीडीएस प्रमुख भारत के सबसे पहले थे, उनका मैं थोड़ा सा आपको याद भी दिला देता हूँ। पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में एक प्लेन क्रैश में उनका बड़ा ही दुखद निधन हो गया, तब से ये पोस्ट खाली चल रहा है, अभी भी खाली है। अब चलिए, सेना प्रमुख आपको मैंने बताया जनरल मनोज पांडे हैं। अभी चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? अर्थात भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? तो वो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ये हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख। और अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? नेवल स्टाफ, तो वो है नौसेना प्रमुख अभी हैं आर हरि कुमार। ये सभी फैक्ट्स आप सभी याद रखेंगे। चलिए, क्या अभी आपको अभी तक याद आया ये इसके बारे में, सीडीएस प्रमुख के बारे में? चलिए, आप इसको कमेंट में ही बताइए, पिछले कई भी क्लासों में मैंने इसको बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको याद होना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण मैंने चीज पूछा है कमेंट में आपको। भारत के पहले सीडीएस प्रमुख कौन थे जिनका दिसंबर 2021 में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश में? बड़ा ही दुखद देहांत हुआ था उनका, सभी पूरे देशवासी का काफी शोक का लहर था वो। चलिए बताइए, भारत के पहले सीडीएस प्रमुख कौन थे? कमेंट में आपका इंतजार रहेगा जवाब का हमें, बाद में मैं कमेंट में उसको अटैच कर दूंगा वैसे। चलिए, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? अर्थात इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 26 जून, 26 जून को ये दिवस मनाया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के रूप में भी ऐसे जाना जाता है, ये भी अगर पूछे आपसे याद रखिएगा। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है और ये नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के रूप में भी जानते हैं। ये मैंने यहाँ पे देखिए मैंने दिया विश्व ड्रग दिवस, इस रूप में भी जानते हैं। चलिए, इससे संबंधित बातें कुछ हम लोग अपने इंडिया से देख लेते हैं। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने का काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी करता है। काफी चर्चा में बीच में न्यूज में रहा था एनसीबी।
एक्टर शाहरुख खान के बेटा को भी इसी टीम ने पकड़ा था। हालांकि वो उसमें निर्दोष साबित लगभग हो ही चुके हैं, उनके पास से कुछ सस्पिशियस मिला था वैसे, लेकिन उसमें वो संलिप्त नहीं थे। चलिए खैर, तो एनसीबी जो है इस लेवल की देखरेख करता है। इसके लिए एनसीबी अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और इसका स्थापना 17 मार्च 1986 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके एनसीबी चीफ अभी कौन है? सत्यनारायण प्रधान। चलिए नेक्स्ट, नहीं, इसमें ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन से आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताते हैं। चलिए, ये 21 जून को क्या मनाया गया? काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया? 21 जून को। और इस बार इसका 8वां संस्करण था। अपने भारत में इसको कर्नाटक के मैसूर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मोदी जी भी शामिल हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात इंटरनेशनल योगा डे का थीम, विषय 2022 में क्या था? तो वो था मानवता के लिए योग। इंग्लिश में इसको योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये इसका थीम था इस बार। इसको भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 16 जून को क्या मनाया गया? तो हाल ही में विश्व समुद्री कछुआ दिवस, टर्टल्स डे, ये कब मनाया गया? 16 जून को। तो ये है, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोला? विश्व समुद्री कछुआ दिवस, ये मनाया गया 16 जून को। लेकिन आपसे पूछा जाए, केवल ये तो विश्व समुद्री कछुआ दिवस था, आपसे पूछा जाए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड टोटल डे, तो ये आपका जवाब होगा 23 मई को, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, और विश्व समुद्री कछुआ दिवस तो 16 जून हो जाएगा। याद रखिएगा इसको अच्छे से। चलिए, 23 जून को क्या मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस अर्थात इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया गया? 23 जून को मनाया गया है। और इसका इस वर्ष का थीम था विधवाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान। इंग्लिश में बोले तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये इसका थीम था। विश्व विधवा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ प्रश्न काफी महत्वपूर्ण अभी नीचे लिस्टेड हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, विदाउट एमसीक्यूज, ऑप्शन के साथ फटाफट अंदाज में देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितना मेहनत करके क्लास को तैयार किया जा रहा है, आपको ये 6 प्रश्न इसके ऊपर मैंने चर्चा किया, आपको समझ में आ गया होगा क्लास की क्वालिटी, क्या कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है कितने महत्वपूर्ण है। वहाँ आपका 1 सेकेंड भी कहीं पे अगर टाइम वेस्ट किया गया हो तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा हुआ होगा। आपको जो भी ऊपर दिया गया कितने महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आ गया होगा इस क्लास की क्वालिटी। तो इतना कुछ देने के बाद, मेहनत करने के बाद भी जो आप लोग का सहयोग होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। व्यूज भी नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग शेयर भी जो लोग देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ताकि टार एजुकेशन का फैमिली बढ़े। तो आप लोग से उम्मीद करूंगा कि जरूर सहयोग करेंगे आप हम इस चैनल का, टार एजुकेशन का। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न है, विच मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO रिसेंटली। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो वो है VLSR-SAM, VR SAM। SAM का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं, ये DRDO ने इसका DRDO के द्वारा जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली वर्टिकल लॉन्च, ये BL का मतलब वर्टिकल लॉन्च है, शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल VLSR SAM विकसित किया है। और इसको उड़ीसा के चांदीपुर तट से इसको अभी सक्सेसफुल इसका परीक्षण किया गया है। और ये मिसाइल प्रणाली उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका रेंज 40 से 50 किलोमीटर है। DRDO ने विकसित किया है। तो देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसका 1958 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, और चेयरमैन इसके महत्वपूर्ण है G सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently, which bank has launched Campus Power platform to meet the expenditure on education of students? किस बैंक के द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षा पर आए खर्च को पूरा करने के लिए कैंपस पावर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक को लॉन्च किया गया है, के द्वारा लॉन्च किया गया है। विद्यार्थियों के जो भारत और अन्य देशों में पढ़ाई कर रहे हैं उस पर खर्च आए, उसको पूरा करने के लिए ICICI बैंक ने कैंपस पावर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ICICI बैंक, इसका देखिए बहुत लोग फुल फॉर्म बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये होता है ICICI का फुल फॉर्म, ICICI बैंक।
इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। स्थापना 1994 में। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं और टैगलाइन है इसका हम है ना, ख्याल आपका। हाँ, अच्छा टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर्स मनाया गया है? तो ये है 25 जनवरी को मनाया गया है, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया है। इसका थीम क्या है? तो थीम है, विषय है आपकी यात्रा तब और अब अपने साहसिक कार्य को साझा करें, योर वोयेज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर, ये इसका थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? कार्यकारी अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्टिंग चेयरमैन। तो इनको बनाया गया है। एक्टिंग या वर्किंग, एक्टिंग ज्यादा बेटर रहता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट या एक्टिंग चेयरमैन कहिए। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अर्थात IOA के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है अनिल खन्ना को। IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्थापना इसका 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके प्रमुख वही अनिल खन्ना हो गए, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। इनको बदल कर नया परमानेंट कभी भी किसी को भी लाया जा सकता है, क्योंकि इनसे पहले जो नरेंद्र बत्रा थे वो इस पद से इस्तीफा दिए थे, एक दूसरे पद पर पदस्थापित है, वो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए वो भी आपको याद है कि नहीं? पिछले, हमको लगता है पिछले या उससे पहले वाले क्लास में इसकी चर्चा हमने किया था। कमेंट में दोस्तों जो मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ लोग को आसान होगा तो कमेंट करेंगे ही, कुछ लोग को टफ लग जा रहा होगा। ये टफ क्यों हो रहा है आपको? पिछले ये जब इससे पहले न्यूज में काफी चर्चा में रह चुका है, पढ़ाया जा चुका है, अन्य जगह से भी पढ़े होंगे, तो फिर इस समय याद होना चाहिए। यही अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता तो उस समय तो आपको मौका नहीं दिया जाता, खोज कर कमेंट कीजिएगा चाहे आंसर दीजिएगा। इस तरह से आपको जो पूछा जाए उसको कमेंट में जरूर कहीं से भी पूरा करके कमेंट कीजिए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU अर्बन, जिसका मतलब होता है कि 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो प्रश्न है कि इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये हुआ था 2015 में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय अर्थात MOHOU, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया है और इसको 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना लॉन्च किया गया है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा योजना है ये मेडिसेप। इसको शुरू किया है केरल सरकार ने और 1 जुलाई से ये शुरू भी हो जाएगा। मेडिसेप योजना के द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 लाख तक की चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल अर्थात गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच बैंक हैज बीन रिसेंटली पेनलाइज्ड बाय द RBI? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस बैंक पर अर्थदंड लगाया गया है? वो है इंडियन ओवरसीज बैंक IOB। इंडियन ओवरसीज पर बैंकीय वित्तीय अनियमितताओं, फ्रॉड कैटेगरी और उसका समाधान, इसके लिए जो नियम है RBI का, उसका पालन ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने नहीं किया था। इसी के कारण 57.5 लाख रुपया का आर्थिक दंड लगाया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका स्थापना 10 फरवरी 1937 में, मुख्यालय इसका तमिलनाडु के चेन्नई में है। क्योंकि इसको स्पेशल याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि मैक्सिमम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई होता है, तो आप वैसे याद नहीं रखेंगे इसका स्पेशल याद रखेंगे, चेन्नई है इसका। MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। चलिए RBI ने ये दंड लगाया है इस बैंक पर। तो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका मुंबई है। स्थापना RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1935 में। इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। और इसके RBI के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें क्रम के गवर्नर है। अच्छा, RBI में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, कौन कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर, ये सब याद रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है, वेयर हैज अंबुबाची मेला 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ अंबुबाची मेला 2022 का आयोजन किया गया है? ये किया गया है गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। असम की राजधानी नहीं है गुवाहाटी, असम की राजधानी दिसपुर होता है, गुवाहाटी वहाँ का एक शहर है। चलिए, तो असम के गुवाहाटी में एक विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोग में से कुछ लोग गए होंगे, हम भी गए हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, ये मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर। इसी में 4 दिवसीय उत्सव है अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया है। कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है ये और राज्य के पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है ये अंबुबाची मेला। असम की बात हुई है तो देखिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला असम राज्य को
राजधानी इसका दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट साओ जाओ जोआओ फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में साओ जोआओ उत्सव मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है साओ जोआओ उत्सव। 24 जून को गोवा में एक असामान्य तरीके से मनाया जाने वाला एक वार्षिक कैथोलिक त्यौहार है। बड़ी संख्या में लोग युवा गोयन कैथोलिक पुरुष सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए जो वहाँ पे कुआं हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, उसमें छलांग लगा के नहाते हैं, तैरते हैं। ये रिवाज है उस उत्सव का। साओ जोआओ उत्सव गोवा में मनाया जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? लिवेबिलिटी अर्थात रहने योग्य शहर जो है उसी का इंडेक्स है। विश्व में सबसे अच्छी जगह शहर कौन है जहाँ पे रहने योग्य है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, तो वो है वियना। वियना कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ये है पहले स्थान पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में। और इसमें भारत की तरफ से दिल्ली 112वें, मुंबई जो अपना कमर्शियल कैपिटल है अपना देश का, और ऐसे कैपिटल तो दिल्ली है, सभी लोग जानते हैं, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना। चलिए, तो मुंबई है 117वें स्थान पर और दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी 112वें स्थान पर। सीरिया की राजधानी जो दमिश्क है ये इस इंडेक्स में सबसे नीचे है, निचले पायदान पर है। और ये इंडेक्स जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, हाल ही में जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आगे आपसे पूछा जाएगा। इसका जवाब पिछले क्लास में हमने दिया था, आपको याद होगा, याद है तो भी, नहीं याद है तो बिल्कुल और जरूरी है। इसको सर्च कीजिए या पिछली क्लास हमारी देखिए और इसे याद करके कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। आप लोग से आग्रह है स्पेशल दोस्तों कि टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं टार एजुकेशन पे, उसको देखिए। और अब आज हो गया 27 जून, तो 30 जून तक, ये 30 का महीना है, तो 30 तारीख तक या उससे पहले जून महीने का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज वो। और ये 6 माह बीत गया इस साल का, आप ये भी अंदाजा लगाइए 6 माह में आपने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया, अपने घर के, अपने माता पिता के उद्देश्यों को, उम्मीद को पूरा करने में कितना आप मेहनत किए हैं, पूरा कर पाए हैं कि नहीं, आगे कब तक पूरा कर लेंगे, इसका भी आप जायजा लीजिए खुद से और एक्टिव हो जाइए अगर स्लो चल रहे हैं तो। हाँ, तो और लास्ट 6 मंथ का, पिछले 6 माह का बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लास हम लोग इसके इसी आजकल 2-3 दिन में ये भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा स्पेशल क्लास SSC, बैंकिंग स्पेशल, रेलवे और अन्य महत्वपूर्ण, बिहार सचिवालय भी है इसी में, BSSC। तो स्पेशल क्लास बहुत तरह के एग्जाम्स पर आधारित हम लोग उसको भी शुरू कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए तब तक जो कराए जा चुके हैं उसको देखिए, आगे ये सब आने वाले हैं। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, अन्य दोस्तों को तब तक बताइए, हम लोग का परिवार बढ़े, जिससे कि मोटिवेट होकर हम लोग और अच्छे से क्लास प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अब तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। अब समय आ गया है मात्र कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को आप अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स, वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन और ये आपको मिले और निश्चित रूप से मिले। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको कुछ नहीं करना, वो लोग केवल लाइक और शेयर कर देंगे, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।